जय हिंद एवरीबॉडी। कैसे आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग अपने जो वीडियो सीरीज चल रहा है जीके जीएस को लेकर के उसमें अगला पड़ाव पे आ चुके हैं। और आज भी हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के ही क्वेश्चन करेंगे। और मैं आपको एक बार और पुनः बता दूं कि यह बिहार एसएससी इंटर लेवल को टारगेट करके क्वेश्चन सेट किया जा रहा है। बट ये क्वेश्चन ओवरऑल सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके जीएस का सिलेबस सभी में सेम होता है। और ये तो भाई अथाह समुद्र है। ठीक है, आप कहीं से भी पढ़ो, जीके जीएस घुमा फिरा करके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता ही है। तो ये खास करके बिहार एसएससी इंटर लेवल, उसके बाद ईएमआरएस और बीपीएससी, ये सब एग्जामों को टारगेट करता है, क्योंकि उसके लेवल का पेपर भी है। तो आज का क्वेश्चन और बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज हम लोग पूरे एंशिएंट हिस्ट्री से वो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को लेकर के आया है, जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होते आया है। ठीक है, आप लोग देखना, बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है आज के इस वीडियो में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जीके जीएस का क्वेश्चन। बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो मुझे याद रहता है, रिमेंबर रहता है मेरे अंदर में, बट वो चीज़ें जब बता रहा होता हूँ लाइव वीडियो में, तो उस समय होता है कि भूल जाता हूँ। हाँ, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स हम लोग का है। मोटिवेशनल कोट्स नहीं कह सकते, ये अपने जीवन की एक सीख है। ठीक है, जो भगवान श्री कृष्ण जी भागवत गीता में कह करके छोड़ करके चले गए हैं, हम मनुष्य को उससे सीख लेनी चाहिए। पर डे एक न एक सीख जरूर लेनी चाहिए। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इंसान की इच्छा एक समुद्र के समान होती है, जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं, आप अपने ये चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से फील किया होगा। ठीक, आपकी इच्छाएं कभी न कभी पूरी नहीं होती। एक समय ऐसा था कि हम लोग 2 रुपये वाले पेन से लिखा करते थे। आज 5 रुपये वाले पेन छोड़ो, आज हम लोग को 50 रुपये वाले भी पेन मिल जाए तो कुछ अलग ही ख्वाब देखते हैं। ये सब चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती है, और मुझे लगता है कभी नहीं होगी किसी भी चीज़ से। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, अपनी इच्छाओं पे जो लोग कंट्रोल कर लेता है वो वाकई में ईश्वर को, मोक्ष को प्राप्ति कर लेता है। ये चीज़ें शायद इम्पॉसिबल है अभी के समय में, मुझे जहाँ तक लगता है। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे विजिट किए हैं, फर्स्ट टाइम जो लोग विजिट किए हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जाकर के पहले जो भी इससे पहले वाले वीडियो है उसको जाकर के आप लोग देखें, देन उसके बाद इस वीडियो को देखें, अच्छा लगेगा आप लोगों को। मैं एंशिएंट हिस्ट्री का सीरीज चला रहा हूँ, देन एंशिएंट हिस्ट्री जैसे ही कंप्लीट होगी उसका बाद मेडिवल हिस्ट्री पाऊँगा, उसका बाद मॉडर्न हिस्ट्री पाऊँगा। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने कर लिया था, ये सब चीज़ें कर लिया था। अगेन अगेन ये सब चीज़ें बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है। आगे चलते हैं। हाँ, हम लोगों ने जो टास्क दिया था आपको, क्योंकि वीडियो के लास्ट में एक टास्क का के रूप में आपको देता हूँ, करेंट अफेयर्स खास करके वो होता है जो हाल फिलहाल में घटित हुई घटनाएं होती है, वो चीज़ें मैं आपको कहता हूँ कि आप लोग ढूंढ करके लाना उसका आंसर। ये है, हाल ही में किस देश ने लश्कर ए तैयबा को आतंकी संगठन घोषित किया है। तो लश्कर ए तैयबा, जिसके बारे में आप लोगों को पता है, 26/11/2008 को मुंबई के ताज होटल पर जो हमला किया गया था, हाँ, तो इसी लश्कर ए तैयबा के आतंकी संगठनों के द्वारा करवाया गया था। तो इसे हाल ही में इजराइल ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। इजराइल और हमास के बीच में अभी भी युद्ध जारी है। उस दिन कतर में बातचीत हुई थी, कतर में इसको लेकर के दोनों पक्षों के बीच में वार्ता हुई थी, बट वो वार्ता अभी तक असफल है। हाँ, देखो कब तक ये युद्ध टलता है, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी स्थिति, मतलब कि ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी घातक है। पूरे विश्व में अशांति का माहौल पैदा करके रख दिया हुआ है। आगे हम लोग का क्वेश्चन ये है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन, बराबर की गुफाओं। आपको पता होना चाहिए बराबर की गुफा मध्य प्रदेश में ही है शायद, और इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। ठीक है, बहुत सारी गुफाओं का जब अशोक ने कलिंग विजय किया था, कलिंग विजय करने के बाद, प्राप्त करने के बाद, उसने युद्ध नीतियों को छोड़ करके, भेरी घोष को छोड़ करके धर्म घोष को अपनाया था, धर्म के मार्ग पे चला था। तब उसने जो आजीविक लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उन सभी को रहने के लिए बहुत सारी गुफाओं का निर्माण करवाया था, पहाड़ को काट काट करके। तो ये जो बराबर की गुफाओं का प्रयोग किसके आश्रय के रूप में किया गया था, तो ये आजीविकों के लिए, किसके लिए, आजीविकों के लिए। किसने करवाया था, तो अशोक ने करवाया था। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अशोक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़, अशोक के टोटल 14 शिलालेख है। ठीक है, उसमें उसका 7 स्तंभ लेख है। ठीक है, जो स्तंभ लेख है वो सिर्फ स्तंभ लेख है, वो तो सिर्फ और सिर्फ किस लिपि में लिखा गया है, ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणी लिपि में।
बल्कि जो शिलालेख है वो ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि, और उसके बाद अरामाइकल लिपि और ग्रीस या मिस्र ऐसे ग्रीस की लिपि 4 लिपि में लिखा गया है। ठीक है, भाषा अशोक का जो है वो प्राकृतिक भाषा में ही रहा है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का मगध शासक बिंबिसार कौन। हम लोग इसको चूज कर लेते हैं, किसको, ये सही रहेगा, चलो इसको चूज कर लेते हैं। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। आपको पता होगा मगध साम्राज्य, मगध 16 महाजनपद का जब उदय हुआ था। ठीक है, इस 16 महाजनपदों के बारे में मैं बता दूं, इस 16 महाजनपद का जो उल्लेख है वो बौद्ध साहित्य के, बौद्ध धर्म के जो अंगुत्तर निकाय है उसमें, और जैन धर्म के जो क्या कहता है भगवती सूत्र है उसमें मिलता है 16 महाजनपद के बारे में उल्लेख। तो ये 16 महाजनपद में सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध ही था, जो गंगा के दक्षिणी साइड में था। आज जिसे हम लोग बिहार के नाम से जानते हैं, बिहार में पटना, पाटलिपुत्र, गया ये नाम से जानते हैं। हाँ, तो मगध का शासक था सबसे पहला बिंबिसार, हर्यक वंश का शासक था, और इसी ने बिंबिसार, हाँ, और इसी ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। बिंबिसार के मृत्यु के बाद इसको इसी के बेटा ने मार करके, बिंबिसार के बाद शायद अजातशत्रु को मार करके फिर उसका बेटा उदयन शासक बनता है। तो ये सीरीज चलता है तो इस पर हम लोग आएंगे, डिटेल में भी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, MCQ कर रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सके मैं रिवीजन करवा दूँ आप लोगों का। क्वेश्चन जो लोग पढ़े हैं उनको ईजी लग रहा होगा, बट जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको भी मैं याद दिला दूँ कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। तो मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। जीवक था। ठीक है, कौन था, जीवक था, जो कि शायद अवंती के शासक या कोई था, धोतक या कुछ करके उसका इलाज के लिए भेजा भी था बिंबिसार ने। ठीक है, तो जीवक याद रखिएगा, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। आगे चलते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी आप सभी को पता होगा, कौन होगा। मगध का प्रारंभिक राजधानी हो जाएगा आपको राजगृह होगा या पाटलिपुत्र होगा, आप बताइएगा दोनों में से कौन होगा। मेरे अकॉर्डिंग राजगृह होना चाहिए। देखिए इसको लेकर के दो मत हैं। एक पुराणों में ये कहा गया है, पुराणों में, ठीक है, पुराण के अनुसार क्या है कि, एक मिनट, पुराण के अनुसार, एक मिनट, इसको क्या करता हूँ मैं, चलो अब आगे चलते। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो मैंने बताया कि राजगिरी होगा। इसको लेकर के दो मत हैं। दो मत क्या है, पुराणों के अनुसार, जो पुराण है, पुराणों के अनुसार क्या है कि बृहद्रथ को आपको पता होगा, बृहद्रथ जो था वो मगध पर शासन करने वाला सबसे पहला राजवंश था बृहद्रथ, और उसका पुत्र जो था जरासंध, उसका पुत्र जरासंध, पहली बार उसी ने जरासंध ने ही पाटलिपुत्र राजगृह को अपना राजधानी बनाया था। कौन, बृहद्रथ का पुत्र था जरासंध, उसने राजगृह को राजधानी बनाया था। राजगृह को हम लोग गिरिब्रज के नाम से भी जानते हैं। लेकिन दूसरा मत है बौद्ध साहित्य, क्योंकि ये सब साहित्य पुराने साहित्य से ही तो हम लोग का इतिहास का निर्माण हुआ है। ठीक है, बौद्ध साहित्य के अनुसार मैं बता दूं आपको, जो हर्यक वंश के शासक उदयन है, हर्यक वंश के शासक उदयन, ठीक है, इसने सबसे पहले उदयन और इसने सबसे पहले इसने राजगृह को राजधानी बनाया था। तो ये दो मत हैं। ठीक है, तो दोनों मत हैं, लेकिन सबसे पहले राजगृह ही इसका आंसर होगा। अगर पूछेगा मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी तो राजगृह आप लगा करके आइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की गई है। आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। इसमें से सभी इतिहासकार हैं, वी स्मिथ, ठीक है, वी स्मिथ हो गया, विलियम जोन्स, R.K. मुखर्जी और D.R. भंडारकर। तो आपको इसका आंसर बताना है कौन होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। कौन हो जाएगा, विलियम जोन्स हो जाएगा। ठीक है, विलियम जोन्स सबसे पहला विद्वान था जिन्होंने सेंट्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। ठीक है,
एरियन तथा प्लूटार्क, आपने दो नाम सुना होगा, एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस और उसके बाद एंड्रोकोटस, हाँ, एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को वर्णित किया है, जबकि जस्टिन एक है और उसने सेंड्रोकोटस नाम से ही चंद्रगुप्त मौर्य को उल्लेखित किया है अपने पुस्तक में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को विलियम जोन्स और एंड्रोकोटस नाम से एरियन और प्लूटार्क ने वर्णित किया है अपने पुस्तक में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? जूनागढ़, भितरी, नासिक और सांची। तो आपको पता होना चाहिए रुद्रदामन अभिलेख में, किसमें? रुद्रदामन अभिलेख में ही रुद्रदामन प्रथम जो शासक है उसका जो उसके बारे में, उसके वंशावली के बारे में, उसके साम्राज्य विस्तार के उसके विजयी के बारे में जो उल्लेख किया गया वो जूनागढ़ अभिलेख में, किसमें? जूनागढ़ अभिलेख में किया गया। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि रुद्रदामन प्रथम जो था किस वंश का शासक था। ठीक है, ये बहुत ही महान शासक था, उस वंश का इकलौता शासक जो था, बहुत महान था। तो उस शासक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है, अगर आप चाहते हो पर डे का करंट अफेयर्स लेना और नए एस्पिरेंट हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ढूंढना, उसमें एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम के थ्रू आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। देन उसके बाद आपको पर डे का न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर्स वहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ जो भी गवर्नमेंट जॉब की न्यू अपडेट आती है वहाँ पर आपको पहले मिल जाता है। चलिए, तो ये आपको याद रखना है कि रुद्रदामन प्रथम जो है उसके बारे में जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित है। जूनागढ़ अभिलेख में मेरे अकॉर्डिंग मैं बता दूं, जूनागढ़ अभिलेख में समुद्रगुप्त के बारे में और मौर्य वंश के शासक अशोक के बारे में भी, अशोक के जो 14 शिलालेख है उसके बारे में भी बहुत कुछ वर्णित है। ठीक है, तो इसमें ये याद रखिएगा, जूनागढ़ अभिलेख जो है मौर्य वंश से भी संबंधित है, अशोक से, और उसका समुद्रगुप्त से भी संबंधित है और रुद्रदामन से संबंधित तो है ही। जूनागढ़ अभिलेख में ये तीनों का, जूनागढ़ का अभिलेख जो है इसमें 3 शासक के बारे में जानकारी हमें मिलती है इतिहास से। अगला क्वेश्चन, कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनवाया था? कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने, ठीक है, और कहाँ पे बनवाया गया था? तो आप लोग बताइए मुझे। मेरे अकॉर्डिंग तो पल्लव होगा। ठीक है, पल्लव तो है ही, लेकिन किस राज्य में था? ये तमिलनाडु में ही होना चाहिए, तमिलनाडु में ही होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अरे यार, क्या है इसे कर रहे हो? चलो, कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने? तो पल्लव वंश ने बनवाया था। ये तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, पल्लव और तमिलनाडु में बनवाया था, पल्लवों ने बनवाया था। अच्छा, कैलाश मंदिर है। ठीक है, कैलाश मंदिर जो है हम लोग का, कैलाश पर्वत कोई पर्वत श्रृंखला से होकर के जाती है, तो किस दर्रा से होकर के जाती है? आपको पता होना चाहिए। जो दर्रा है वो नाथुला दर्रा से भी जाता है, और उसके बाद एक है उत्तराखंड में एक दर्रा है पास है जिसका नाम है, जो नेपाल और भारत के बीच का विवादित है, उसका नाम क्या है? उसका नाम आपको याद आने, मुझे नहीं आ रहा है। उस होकर के आप कैलाश पर्वत पे जा सकते हो, उस दर्रे के रास्ते आप वहाँ तक जा सकते हो, जिसका नाम हमें याद नहीं आ रहा है। लिपू लेक, हाँ, लिपू लेक दर्रा है, हाँ वो रास्ता है। और लिपू लेक दर्रा पे बाय द वे बाढ़ वगैरह आ जाता है, तो आप नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में, वहाँ से भी आप जा सकते हो वहाँ पे कैलाश पर्वत पे। तो इसको याद रखिएगा। ज्योग्राफी का जो टॉपिक था थोड़ा बहुत वो बता दिया हूँ आपको। अगला क्वेश्चन ये है अपना 87 नंबर, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वो जैन धर्म से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था। ठीक है, तो आपको इसका राइट आंसर बतानी है, क्या होगा? दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल और हुविस्क। आपको बताना है कौन होगा। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा खारवेल। कौन हो जाएगा? खारवेल। कलिंग का राजा था, ये चेदी वंश का राजा था। ठीक है, चेदी वंश का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था, एक ही शासक था जो काफ़ी प्रचलित है, चेदी वंश का। ठीक है, और उड़ीसा प्रांत में भुवनेश्वर से 3 किलोमीटर के दूर पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी में हाथी कुंभा एक अभिलेख मिला है। हाथी कुंभा अभिलेख के बारे में कल भी डिस्कस किए थे। जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसमें सिर्फ एक ऐसा अभिलेख है जिसमें इस खारवेल राजा के बारे में
जानकारी मिलती है। ठीक है, इतिहास में अगर खारवेल के बारे में पूछा जाए कि खारवेल राजा के बारे में कैसे जानकारी मिली इतिहासकारों को, जिससे हम लोग आज पढ़ पाते हैं, तो वो बस वही हाथीगुम्बा अभिलेख जो है, ठीक है, उदयगिरी पहाड़ी में स्थित है, वहीं से इस राजा के बारे में कुछ साक्ष्य इतिहासकारों को मिला है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। जो क्वेश्चन विवादित होता है, जो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज करता है, मैं उसी क्वेश्चन को लाने का प्रयास करता हूँ, और जो पूछा भी हुआ होता है एग्जाम में, एग्जामिनर भी वही क्वेश्चन देने का प्रयास करता है जो थोड़ा बहुत विवादित हो और जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता हो दो आंसर के बीच में। सॉरी, तो कलिंग नरेश खारवेल जो है, अभी मैंने बताया आपको चेदी वंश से, सॉरी, चलो, किससे? चेदी वंश से भी है और महामेघवाहन वंश से भी। अब कहोगे कि कैसे महामेघवाहन वंश कैसे होगा? चेदी वंश तो मैंने पढ़ा है कि कलिंग नरेश जो खारवेल है वो चेदी वंश का शासक था, बट महामेघवाहन वंश क्या हो गया? तो मैं बता दूं, कलिंग का जो चेदी राजवंश का संस्थापक था वो महामेघवाहन नामक व्यक्ति ही था। महामेघवाहन नामक व्यक्ति ही इस चेदी वंश की स्थापना की थी। तो इसके नाम पर भी इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है और चेदी वंश भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा। ई में यहाँ पे होना चाहिए या डी में ही होना चाहिए, ए और बी दोनों, नहीं तो एक से अधिक, तो दोनों हो जाएगा। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध महामेघवाहन वंश का हो तब या चेदी वंश का हो तब, दोनों राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुप्त सम्राट जिसने हुन्नो को हराया था, तो हुन यहाँ पे जो है हुन्नो, ठीक है, एक मिनट, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। जो हुन्नो था, हुन्नो ऐसे लिखाएगा शायद, ठीक है, हुन्नो टाइपिंग मिस्टेक है। हुन्नो ने क्या किया था कि भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। स्कुंदगुप्त या रामगुप्त या समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय, इस चारों में से किस शासक के शासनकाल में हुन्नो ने भारत पर आक्रमण किया था? और उस गुप्त सम्राट जो था इस चारों में से कोई एक, इसने आसानी से इसे पराजित करके इसको खदेड़ करके भगा भी दिया था। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। कौन हो जाएगा? स्कंदगुप्त। आपको ये बात बतानी है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, जो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? आपका एक टास्क है, नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई है वो किसने करवाया था? ठीक है, इसी में से किसी शासक ने करवाया होगा। चलो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त सम्राट जिसने हुन्नो को पराजित किया था, वो स्कंदगुप्त हो जाएगा। कौन हो जाएगा? स्कंदगुप्त। 455 ईस्वी में, ठीक है, स्कंदगुप्त ने क्या किया था, और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बुरी तरीके से मार पीट करके हुन्नो को भगा दिया था यहाँ से। ठीक है, चलो, लेकिन एक बात है, हुन्नो को मार पीट कर भगा तो दिया था, बट इसी समय से जो गुप्त वंश है उसका पतन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसी समय से हुन्नो के आक्रमण के बाद से ही गुप्त वंश की स्थिति चरमरा गई थी, और इसके बाद इसका जो साम्राज्य है वो कमज़ोर पड़ने लगा था। आगे चलते हैं। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? देखिए, ये जो गुप्त वंश से संबंधित है अपरहत, गुप्त वंश से संबंधित है अपरहत। ठीक है, अपरहत। तो अपरहत का किसको, इस चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा अपरहत से संबंधित? बिना जोती हुई जंगली भूमि, ज्योति लिखा गया है, जोती हुई होगा, जोता हुआ, जो खेत को जोता जाता है, खेत को खुदाई की जाती है, उसमें कुछ बीज वगैरह छिड़काने के लिए, फसल क्रॉप्स वगैरह को ग्रो करने के लिए। तो जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि, सिंचाई की हुई भूमि, पानी पटाई हुई, घनी जंगल वाली भूमि और जोती हुई भूमि। तो चारों में से कौन सा आंसर हो जाएगा? एक बात और बता दूं कि ये प्राचीन इतिहास में जो गुप्त वंश था, गुप्त साम्राज्य था, उसमें अपरहत नामक ये जो शब्द है इसका वर्णन है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिना जोती हुई जंगली भूमि, जिस पे खेती वगैरह नहीं की जाती हो, बिना जोता हुआ जंगली भूमि, जो बंजर भूमि होता है। ठीक है, तो इसका संबंध अपरहत से है। ठीक है, तो याद रखना, अपरहत बिना जोती हुई जंगली भूमि। अगला, हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? आपको पता होगा, प्राचीन भारत जब आप पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे विदेशी यात्री हैं, और उसी यात्रियों के विवरण से हमें इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती है, प्राचीन इतिहास के बारे में खास करके, जिसमें यूनानी लेखक आता है, ईरानी लेखक आता है, ठीक है, ग्रीस से आता है, मिस्र मेसोपोटामिया से आता है, चीनी यात्री आता है।
तो इसी कड़ी में आपको बताना है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक है, कौन से चीनी यात्री भारत की यात्रा करने के लिए आता है? कौन सा चीनी यात्री? फाहियान, फेनसांग, इत्सिंग थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, और तारानाथ, तारानगर लिखा गया, तारानाथ होगा, ठीक है। इस चारों में से कौन यात्री होगा आपको बताना है हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन के शासनकाल से रिलेटेड हर्षचरित भी लिखा गया है, जिसे वानभट्ट ने लिखा था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन हर्षचरित नामक पुस्तक में, ठीक है, हर्षचरित नामक पुस्तक में है, जिसे वानभट्ट ने लिखा था। किसने लिखा था? वानभट्ट ने। तो ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं बता दिया हूँ। वानभट्ट ने हर्षचरित नामक एक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें हर्षवर्धन के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जिसे हम लोग पढ़ पाते हैं आज इतिहास में, ठीक है। तो चलिए, तो ये जो चीनी यात्री कौन था इस चारों में से, तो मैं बता दूं आपको, ह्वेनसांग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ह्वेनसांग हो जाएगा, ह्वेनसांग हो जाएगा, ठीक है। और ह्वेनसांग ही था जिन्होंने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा करने आया था, और बौद्ध धर्म से प्रभावित था, नालंदा विश्वविद्यालय वगैरह का भ्रमण किया था, ठीक है। और इसने शायद एक बुक भी लिखा था, सुकोकी, CU की, शायद ऐसे करके लिखा था, CU की नामक एक पुस्तक लिखा था। पूरे भारत में जो यात्रा किया था, भारत में जो अनुभव प्राप्त किया था, भारत के डाइवर्सिटीज़ जो है उसने देखा, अनुभव किया, उसको इस बुक में समाहित किया था अच्छे तरीके से, ठीक है। तो CU की ह्वेनसांग ने लिखा था। फाहियान किसके शासनकाल में आया था आपको बताना है, और फाहियान ने एक बुक लिखा था, फूकोकी नामक एक किताब ग्रंथ लिखा था, उसमें भी भारत के बारे में वर्णन किया है अच्छे तरीके से, जो भी भारत के बारे में अच्छा बुरा है, जो इसका अनुभव रहा फाहियान का, ठीक है। ये किसके शासनकाल में आया था आपको पता ही होगा। और फूकोकी नामक पुस्तक इसने लिखा था, फाहियान ने। फर्स्ट याद रखिएगा फाहियान का, फूकोकी, और ह्वेनसांग का रखिएगा, ठीक है, CU की। तो ये चीनी नाम है, लेकिन बार बार देखने से रिपीट याद हो जाता है। एक समय ऐसा था जिससे GK से मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था। जैसे आप लोग को इंग्लिश से डर लगता है, सेम वैसे ही मुझे GK से डर लगता था। मतलब कि GK मुझे करंट छूने का, मतलब कि जो 11,000 वोल्ट वाला जो ये होता है ना तार, उसको छूने के बराबर था। बट आज GK काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हो गया, अंदर से आवाज़ आती है। हाँ, अंदर से आवाज़ जब आने लगी है, ऑनेस्टी से मैं कर रहा हूँ, तो GK काफ़ी अच्छा हो चुका है मेरा। और इंटरनेशनल रिलेशन और करंट अफेयर्स तो इतना मजबूत हो गया कि भाई पूछो मत आप। आगे चलो, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, जो रियलिटी हो बता रहा हूँ। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? अछूत की अवधारणा आप जब हम लोग पढ़ रहे होंगे, ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है, और 1000 से 600 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि ऋग्वैदिक काल में जो जाति प्रथा थी, थोड़ा बहुत वर्ण व्यवस्था आई थी, हाँ, बट उसमें क्या था कि जो जन्म आधारित वो नहीं था, ठीक है, वो कर्म पर आधारित जो व्यवस्था थी। बट उत्तर वैदिक काल में जन्म पर आधारित जो भी व्यवस्था थी, वो जन्म आधारित हो गई थी। आप जन्म जिस कास्ट में ले रहे हो, जिस वर्ण में ले रहे हो, आप उसी वर्ण के उसी पेशा के अकॉर्डिंग चलोगे। अगर आप कहने का मतलब ये है कि आप ब्राह्मण परिवार में जन्म ले रहे हो, तो आपको बस पूजा पाठ यज्ञ आहुति करने का ही अधिकार है, मतलब कर सकते हो। और अगर आपका जन्म शूद्र परिवार में हुआ, तो शूद्र से संबंधित जो पेशा है उसी को करना है। तो ये उत्तर वैदिक काल में आकर के आया था। बट ये इसका राइट आंसर ये नहीं होगा। यहाँ पे पूछा गया कि अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से कब उद्धृत हुई थी? तो ये धर्मशास्त्र के समय में, जब धर्मशास्त्र का उदय हुआ था, धर्मशास्त्र जब अपने चरम पर था, तब जाकर के ये अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से सामने आई थी समाज में। और मैं बता दूं, जब आया तो इसमें 4 भागों में बांटा गया था, ठीक है, 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। इस चारों वर्ण का जो वर्णन है ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है, ठीक है। और ऋग्वेद का, हाँ, 10वें मंडल में ही किया गया है। 2 से 7 तक का जो मंडल है, 2 से 7 तक का मंडल है, वो पुराना मंडल है शायद। छोड़ो, ऋग्वेद का 10 मंडल है, और उसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। किसमें देवता सोम का उल्लेख है, किसमें वो जो 12 या 20 21 नदियाँ है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र का उच्चारण किसके में उल्लेख है, किसमें अरिष्टनेमी ही शायद था, अरिष्टनेमी और ऋषभ देव के बारे में वर्णन किया गया। तो वो सब चीज़ें एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ऋग्वेद के 10 मंडल में किसमें किसका उल्लेख है, किससे संबंधित है, कौन सा मंडल, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसलिए मैं बता दिया हूँ।
कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क का शासनकाल जो था उसमें बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो देखिए, बौद्ध सभा 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, बौद्ध सभा हुई थी। सबसे पहला हुआ था शायद राजगृह में, देन उसके बाद हुआ था वैशाली में, फिर उसके बाद पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में। देखिए, पहला कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था, अजात शत्रु के शासनकाल में। देखिए, पहला बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में, अशोक के शासनकाल में। दूसरा हुआ था वैशाली में हुआ था, ठीक है, वैशाली में हुआ था। और इसका किसके शासनकाल में हुआ था? अजात शत्रु होगा। उसके बाद हमको लगता है कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, शायद कालाशोक के शासनकाल में हुआ था 383 ईसा पूर्व में। चौथा हुआ था, तीसरा जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था, ठीक है, वैशाली में हुआ था। अशोक वैशाली में नहीं, राजगृह वैशाली में, तो दूसरा हुआ था, सॉरी। तीसरा हुआ था आपको पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में, ठीक है, पाटलिपुत्र में। और इसके समय में जब तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था तो उस समय जो उस साम्राज्य का शासक था वो था अशोक। कौन? अशोक, मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अशोक। और चौथा जो बौद्ध संगीति हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, वो जम्मू कश्मीर में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? कब हुआ था? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। आपको क्या करना है, चारों संगीति जो हुआ था, चारों संगीति का अध्यक्ष कौन था? क्योंकि कोई भी संगीति या कोई भी सभा होता है तो उसको लीड करने वाला एक अध्यक्ष होता है। तो इस चारों संगीति का अध्यक्ष कौन था? अगर आप बता सके तो बताइएगा मुझे, क्योंकि मुझे संगीति का जो अध्यक्ष होता है वही याद नहीं रहता है। महाकश्यप, कुंदनी बर्मन, ये सब चीज़ें याद नहीं रहता। लेकिन हाँ, आंसर देखता हूँ, जैसे ही आंसर यहाँ देखूँगा कोई रोक नहीं सकता उसको राइट करने से। ये चीज़ें हैं। चलिए, 95 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? उदंतपुर, क्योंकि प्राचीन काल में उदंतपुर बहुत ही शिक्षा के मामले में बहुत ही ज़्यादा विख्यात था, इसलिए ये क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और कोई नहीं, अपना बिहार ही हो जाएगा, ठीक है। और बिहार से रिलेटेड एग्जाम का मैं टारगेट किया हूँ, तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन मैं सेट करता हूँ जो पूछा जाता है। तो बिहार उदंतपुर, जिसे हम लोग उदनापुर भी के नाम से भी जानते हैं, उदंतपुर या उदनापुर शिक्षा केंद्र बिहार राज्य में ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का आता है करंट अफेयर्स का, क्योंकि अब हम लोग का हिस्ट्री का ये हो चुका है, करंट अफेयर्स का आता है। तो करंट अफेयर्स में आज का हम लोग का क्वेश्चन है, हाल ही में लिखी गई पुस्तक रिवर्स स्विंग के लेखक कौन है? अंदर से मतलब कि थोड़ा बहुत ठेकार उत्पन्न हो रहा है, बिकॉज अभी 1 घंटे पहले 3:30 बजे भोर में आप लोगों का पसंदीदा भोजन मैं खाया हूँ, चावल और वो अच्छा मतलब एकदम पूरा शुद्ध दूध का खीर। हाँ, इसलिए इस तरीके से अंदर से आवाज़ें आ रही है, बोलने का भी मन नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा खाना खा लिया हूँ और 3:30 बजे भोर हो रहा था इसलिए खा लिया हूँ। अब जा रहा हूँ सोने क्वेश्चन कराने के बाद, ठीक है। तो इस तरीके का संघर्ष है लाइफ में, और हमारे से ज़्यादा संघर्ष आप लोगों के लाइफ में है। डोंट वरी, अगेन फिर से हम लोग उभर करके आएंगे अपने लाइफ में और अच्छा करने का प्रयास, जिस समय ये चीज़ें ये जो संघर्ष है ये बहुत ही बौना दिखने लगेगा, क्योंकि जब आप एक कदम आगे अपनी सफलता के बढ़ते हो तो संघर्ष भी आप 2 गुना बढ़ता है। जब सफलता मुझे 1 कदम मिलती है तो संघर्ष 2 गुना मिलता है। ये चीज़ें मैंने अनुभव किया है। तो लाइफ में संघर्ष कभी खत्म नहीं होने वाला है। हाँ, इसको कोसने से बेहतर है कि इसका मज़े लेना चाहिए। हाँ, जब ज़्यादा प्रॉब्लम दिखने लगे अपने अंदर तो दूसरों से शेयर करना शुरू कर दीजिए, ऐसे लोगों से जो आपको अपना मानता हो, ऐसे लोगों से नहीं जिसको शेयर करो और वो तालियां बजाए। हाँ, ऐसे लोगों से नहीं। हाँ, तो ये चीज़ें होता है। तो हाल ही में लिखी गई पुस्तक रिवर्स स्विंग के लेखक कौन है? रिवर्स स्विंग के लेखक कौन है? या हाल फिलहाल में पुस्तक लिखी गई है और इसके लेखक जो है वो है अशोक टंडन। करंट अफेयर से रिलेटेड है और पुस्तक है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। रिवर्स स्विंग नामक पुस्तक के लेखक है अशोक टंडन। कौन? अशोक टंडन। चलिए, हिमाद्री दास ने हाल ही में हिमाद्री दास की पुस्तक आई है, ठीक है। हिमाद्री दास की पुस्तक, ठीक है, भारत और इंटरनेशनल इस सबमरीन को लेकर के आई है। तो आपको उस पुस्तक का नाम बताना है, काफ़ी लंबा पुस्तक का नाम है हिमाद्री दास की पुस्तक, ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है, ठीक है, आपको बताना है। कुछ लोग तो भाई पर्सनल ही बता देते हैं टेलीग्राम पर आकर के, तो वैसा काम नहीं करना है।
पेड ग्रुप वाले हरकत करते हैं ऐसा। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ठीक है। चलो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में पहले जल विश्वविद्यालय खोलने का घोषणा किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में पहला, पूरे भारत में पहला जल विश्वविद्यालय खोला जाएगा, जल से संबंधित अध्ययन करवाया जाएगा? हाँ, कौन सी ऐसी राज्य है? आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, चारों में से ही कोई एक होगा। और उस राज्य के बारे में जब मेंशन कीजिएगा तो उस राज्य के राज्यपाल और उस राज्य के सीएम को तो हमें लगता है कि सब जानता है, सबके मुंह पे है वो, तो हिंट आपको मिल गया होगा। अगला है, आपको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना है, ठीक है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रहने देता हूँ। मिलता हूँ एक नए सेशन के बाद। मेरा एक्सप्लेनेशन वाकई में बहुत ख़राब है, बिकॉज मैं भूल जाता हूँ यार सब कुछ, मतलब कि अच्छे से पढ़ा रहता हूँ वो भी चीज़ें भूल जाता हूँ, पता नहीं क्यों। बताऊँगा कल। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आप सभी को मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनंदन, आभार। अगेन गुड मॉर्निंग, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग गुड मॉर्निंग सुबह का टाइम है, 5:49 हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, प्रिपरेशन को अच्छे से और बूस्ट कीजिएगा। हम तो आपको कुछ और नहीं और एक ऑफिसर बनना देखना चाहते हैं। ये तो आप आधारशिला अपना बना रहे हैं बिहार एसएससी एग्जामिनेशन को। हाँ, आपका मंजिल कुछ और है। आप बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जामिनेशन के लिए नहीं बने हैं, आप किसी और चीज़ के लिए बने हैं, किसी और बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बने हैं। हाँ, ये आपके अंदर की कैपेबिलिटी और आपके अंदर की एनर्जी कहता है। ये होता है कि कभी कभी इंसान खुद की पावर को, खुद की कैपेसिटी को समझ नहीं पाता है। हाँ, और अपने में कन्फ्यूज़न रहता है, अपनी कैपेसिटी को, अपनी कमजोरियाँ को कोसते रहता है। लेकिन उस कमजोरी के अंदर भी बहुत सारी मजबूतियाँ छिपी होती हैं जिसे उजागर करने की ज़रूरत होती है। हाँ, ये चीज़ें तो समझिए, अपने आप को, अपनी मजबूती को पकड़िए, आंकिए अपने आप को, लग जाइए उस लक्ष्य की प्राप्ति में जिसके लिए आप वाकई में बने हैं। समझ गया।